हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार से फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर सिंपल मशीन का भाग 3। तो भाग 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस इज द एपिसोड नंबर 35 ऑफ द अप्लाइड मैकेनिक्स सीरीज। इस अप्लाइड मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक वेट लिफ्टिंग मशीन से ही हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर आपका है सिंपल मशीन्स, इसमें भार उठाने वाली विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस और मशीनों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। इसके पहले आपने पिछले एपिसोड में सिस्टम्स ऑफ पुलिस पढ़ा, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम, कि किस तरीके से पुलिस की हेल्प से आप विभिन्न प्रकार के निकाय बनाते हैं और आप भार को उठाते हैं। इस आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, उसके बाद सिंपल स्क्रू जैक, देन वर्म एंड वर्म व्हील, उसके बाद व्हील एंड एक्सल, और अंत में पढ़ेंगे हम लोग सिंगल एंड डबल परचेज विंच और क्रैप। एक एक करके सारी बातों को पढ़ेंगे, लेकिन खास बात यह है कि अगर आपको लोड उठाना है तो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होती है, एंड एज यू नो द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W/P। तो चूंकि हमें भार उठाना है तो हम जरूर चाहते हैं कि हमको कम से कम प्रयास लगाना पड़े और प्रयास कम से कम हो और मैकेनिकल एडवांटेज उस मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपको बता दें कि जितनी भी मशीनें आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, सिंपल स्क्रू जैक, वर्म एंड वर्म व्हील, व्हील एंड एक्सल, सिंगल एंड डबल परचेज विंच और क्रैप, इन सभी मशीनों का जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो है उसका मान काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज का मान ज़्यादा होता है, इसलिए आप बहुत कम प्रयास से ही ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका पहला टॉपिक है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। बच्चों, ये देखिए फिगर बना हुआ है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली का। फिर सबसे पहले फिगर को समझते हैं कि फिगर में है क्या। देखिए फिगर में एक यहाँ पर आपको ब्लॉक दिया और इस ब्लॉक पर आप देख रहे हैं दो पुलिस आपस में एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। सो ये वाली जो पुली P1 है, ये वाली पुली P2, ये एक ही शाफ्ट के ऊपर है, दोनों घिरनियां एक ही शाफ्ट के ऊपर घूम रही हैं। सो इस तरीके से ये सिस्टम है। और इसमें एक बात और है कि जो एक पुली घूमेगी उतने ही आरपीएम दूसरी पुली भी घूमेगी। फर्क कहाँ पर है? फर्क ये है कि पहली वाली पुली का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है, बड़ा डायमीटर है, और छोटी वाली पुली जिसका डायमीटर छोटा है उसका डायमीटर यहाँ पर स्मॉल डी है। एक और बात, दूसरी बात कि पूरी दोनों सिस्टम में, दोनों पुलिस में जो जिस रस्सी का यहाँ पर घेराव किया गया है, ये एक ही रूप है जो थ्रू आउट द सिस्टम घेरी गई है। अब आप उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से एक रस्सी नीचे गई, इस रस्सी पर एक यहाँ पर पुली बांधी गई है, और जिस पुली की ब्लॉक पर आपने ये लोड को लटका कर रखा है, ये रस्सी आई, फिर रस्सी ऊपर गई, और ये रस्सी यहाँ से लेकर बड़ी वाली पुली के ऊपर से गई, और ये आपने बच्चों यहाँ पर आप लगा रहे हैं प्रयास P, और इस जगह से आप इस रस्सी को यहाँ पर खींचेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे खींचते जाएंगे रस्सी यहाँ ढीली होती जाएगी, और इस तरीके से ये रस्सी यहाँ पर जाएगी, छोटी वाली पुली के ऊपर जाएगी, छोटी वाली पुली से घूम के यहाँ आएगी, और इस प्रकार से आपका लोड धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे ये छोटी वाली, ये वाली जो पुली है, जो मूवेबल पुली है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगी और आपका लोड भी धीरे धीरे ऊपर की ओर चलेगा। तो इसमें डिफरेंशियल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, और आपको बता दें कि ये वाला सवाल वाइवा में टीचर्स पूछते हैं कि वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली में ये जो व्यासांतरी घिरनी कहा गया है, क्या अंतर है। तो देखिए अंतर ये है कि ये वाली जो पुली है, बड़ी वाली जो पुली है, इसकी वजह से जो रस्सी है, तो यहाँ होगा ये कि एक साइड की वजह से तो ये नीचे आएगा, तो बड़ी वाली की वजह से तो ये, छोटी वाली की वजह से तो ये नीचे आएगा, लेकिन बड़ी वाली इसको ऊपर खींचेगी। आप इसको एक बार फिर से समझिए जरा। आप इस रस्सी को गौर करिए, रस्सी ए, और इसको गौर करिए रस्सी बी। रस्सी ए किस पे बंधी है? रस्सी ए बड़ी वाली पे बंधी है। रस्सी बी किस पे बंधी है? रस्सी बी छोटी वाली पुली P2 पे बंधी है।
सो ए रस्सी P1 की है बड़ी वाली की, बी रस्सी P2 की है छोटी वाली की। जब ये पूरा चक्कर लगाएगा, इस तरीके से रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज, तो जो ए वाली रस्सी है जो बड़ी वाली पे है, इसकी वजह से ये लोड ऊपर की ओर जाएगा, परंतु जो छोटी वाली पुली है उसकी रस्सी का एरो देखिए नीचे आ रहा है, तो इसकी वजह से ये लोड नीचे की ओर जाएगा। क्योंकि बड़ी वाली पुली का डायमीटर बड़ा है, इसलिए अधिक ये ऊपर उठेगा, छोटी वाली पुली का डायमीटर छोटा है तो ये कम नीचे जाएगा। तो प्रत्येक एक चक्कर में 2 पाई आर या पाई डी ऊपर जाएगा कैपिटल डी, तो पाई स्मॉल डी ये नीचे आएगा। और इसीलिए बच्चों इसका जो वेलोसिटी रेशियो है दोनों के डिफरेंस से होके निकलता है। तो पूरे 2 पाई आर हमने नहीं किया, वो पाई कट जाना है, एंड दिस इज 2d एंड दिस इज d माइनस d। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आपको याद कर लेना है, 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन दोनों के पुली का डायामीटर का डिफरेंस। और चूंकि अगर ये मान लिया जाए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली में कि ईटा की वैल्यू 1 होती है, अगर ये मान लिया जाए कि 100% एफिशिएंट है, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सेम हो जाएगी। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P की वैल्यू 2D अपॉन D माइनस D। अब यहाँ पर एक बात को समझिए, आपको मैकेनिकल एडवांटेज अगर ज़्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है D और स्मॉल d का जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए। सो इफ D माइनस स्मॉल d इज वेरी स्मॉल एंड क्लोज टू 0, देन मैकेनिकल एडवांटेज विल बी वेरी हाई। जहाँ पे कैपिटल D क्या है, बड़ी वाली पुली का डायमीटर, स्मॉल d क्या है, छोटी वाली पुली का डायमीटर। तो बच्चों आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है और वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली का सवाल आप आराम से लगा ले जाएंगे। ध्यान इतना रखना है कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2d अपॉन d माइनस d। कभी कभी बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है कि सर ये वाला 2 यहाँ पर क्यों आ गया। जरा इसको यहाँ पे देखिए कि सपोज करिए बी वाली रस्सी जितनी यहाँ पर आएगी और यहाँ से रस्सी जितनी ऊपर जाएगी, सपोज करिए ये 10 सेंटीमीटर रस्सी यहाँ पर आती है और ये 10 सेंटीमीटर रस्सी यहाँ पर जाती है, लेकिन चूंकि 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों बराबर बराबर यहाँ पे बटेगा, तो होगा ये कि ओवरऑल ये जो यहाँ पर पुली है, ये वाली पुली यहाँ पर केवल 5 सेंटीमीटर ही इसका सेंटर ऊपर की ओर जाएगा। उस 5 सेंटीमीटर की वजह से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 कुल मिला के 10 सेंटीमीटर की रस्सी ढीली हो जाएगी। इसलिए ये जो 2 टर्म यहाँ पर आ रहा है, ये इसीलिए टर्म यहाँ पर आता है। तो बस इस फार्मूले को आपको याद रखना है और वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली का सवाल आसानी से आप लगा लेते हैं। तो लीजिए एक एग्जांपल आपके लिए, डायमीटर ऑफ द पुली ऑफ ए वेस्टर्न डिफरेंशियल सिस्टम। तो एक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली व्यासांतरी घिरनी के निकाय का ये डायमीटर दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इनकी दक्षता है इस सिस्टम की 80%। तो पूछ रहा है फाइंड द लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय 80 न्यूटन एफर्ट। तो पूछ रहा है कि इस कितने प्रयास के, इस 80 न्यूटन के प्रयास से आप कितना भार इस घिरनी के निकाय की सहायता से उठा सकते हैं। सो लेट अस सी गिवन क्या क्या है। डायमीटर बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर, छोटी घिरनी का डायमीटर 9 सेंटीमीटर, एफिशिएंसी 80% जिसको हम कैलकुलेशन में 0.8 रखेंगे, प्रयास आप लगा रहे हैं 80 न्यूटन का, और पूछा है कितना भार आप यहाँ पर उठा पाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो। फार्मूला 2d अपॉन d माइनस d। 2 रखा, कैपिटल D रखा, d माइनस d, तो 10 माइनस ये 9 1 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, तो 20 आपका वेलोसिटी का रेशियो हो गया है। अब एफिशिएंसी का फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है इसके भाग 1 में, एपिसोड नंबर 33 में। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P होता है, ये दोनों चीजें रखी। आपको W निकालना है तो ये हो गया एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो इनटू प्रयास P। सभी मान रख दीजिए 0.8, 20 वेलोसिटी रेशियो, और प्रयास था 80 न्यूटन का, ये रख देंगे 1280 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। सो जो भार इस निकाय से आप उठा सकते हैं उसकी वैल्यू हो गई है 1280 न्यूटन। सो ये बहुत आसानी से इन सवालों को आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है
कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2d अपॉन d माइनस डी। अब हम लोग चलते हैं सिंपल स्क्रू जैक पर। बच्चों, स्क्रू जैक मैंने आपको बताया था कि जब कार पंचर हो जाती है, चार पहिया या बड़ा वाहन कोई पंचर हो जाता है, तो उस पूरी बॉडी को उठाने के लिए, ताकि व्हील को हम चेंज कर सकें, स्क्रू जैक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने मैकेनिक में जो रोड साइड मैकेनिक्स होते हैं, जो हमारी कार की पंचर की स्थिति में उसको बनाते हैं, तो उनका ये इस्तेमाल करते हुए आप उनको जरूर आपने देखा होगा। और सम टाइम फाइनल ईयर के बच्चे इस स्क्रू जैक का प्रोजेक्ट भी करते हैं। सो स्क्रू जैक एक ऐसी डिवाइस है, देखिए एक बॉडी है, यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर अंदर चूड़ियाँ बनी है, एक यहाँ पर ये नट लगा हुआ है और नट के ऊपर यहाँ पर लोड है और ये रहा इसका हैंडल। तो आप इस हैंडल को पकड़ के जब ऐसे करके घुमाएंगे तो घुमाने पर ये लोड ऊपर की ओर उठेगा। सो दिस इज द लोड। अब ये एक सिंबॉलिक लोड है, ये कार का भी लोड हो सकता है। ये रहा आपका हैंडल और ये है इसकी एक्सिस। तो इसकी एक्सिस से जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं P, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं P, एक्सिस से इसकी दूरी है कैपिटल R। तो जो टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा P इंटू R, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा। दूसरा ये जो नट है, इस नट की जो पिच है, पिच, इस नट की पिच को कहते हैं स्मॉल p। आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि नट की पिच क्या होती है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, ये मेरे हाथ में पेन है और पेन में यहाँ पर चूड़ी बनी हुई है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि चूड़ी यहाँ पर बनी हुई है। अब अगर इस चूड़ी की हमको पिच समझनी है, तो अगर मैं एक चक्कर घुमाता हूं, तो एक चक्कर घुमाने में जितना ये अक्षीय विस्थापन करता है, जितना ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट करता है, इसकी पिच कहलाती है। सो पिच ऑफ ए थ्रेड इज द एक्सियल मूवमेंट, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। किसी भी चूड़ी की पिच, उसको एक चक्कर लगाने पर चली गई अक्षीय दूरी, जितना वो आगे बढ़ता है, उसकी पिच कहलाती है। सो इसकी जो पिच यहाँ पे स्मॉल p दी गई है, इसका तात्पर्य है कि जब इस नट को हैंडल की सहायता से एक चक्कर घुमाया जाएगा तो ये पिच के बराबर ऊपर जाएगा, और अगर दूसरी दिशा में घुमाया जाएगा तो पिच के बराबर नीचे आएगा। तो इसको कहते हैं चूड़ी की पिच। बहुत सिंपल सा है, एक बार में आपको तुरंत आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन p। तो हुआ क्या, वेलोसिटी रेशियो प्रयास के द्वारा चली गई दूरी, और प्रयास के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, एक चक्कर में 2 पाई r, और भार के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, इस पिच के बराबर। तो बहुत सिंपल सा आपको बताया था, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू y अपॉन x। तो प्रयास के द्वारा चली गई दूरी बटे भार के द्वारा चली गई दूरी। और अगर इस मशीन की दक्षता इकाई है, तो यही वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज के रूप में भी आ जाएगी। और मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, अगर दक्षता की वैल्यू इकाई है। तो R क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द हैंडल। तो पेपर में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये हैंडल की लेंथ दी गई है, क्या दिया गया है, तो ये R यहाँ पर, R या रेडियस नहीं है, इस एक्सिस से लेकर जहां पर आप हैंडल को पकड़ के चला रहे हैं, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को यहाँ पर R कहा है। आपको बता दें कि कुछ ऑथर्स इस R को स्मॉल l और कुछ ऑथर्स इस R को कैपिटल L भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी किताब में इसको कैपिटल R कहा है, और स्मॉल p तो चूड़ी की पिच है। तो अब बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ लीजिए, और आइए इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। अ स्क्रू जैक ऑफ पिच 1 सेंटीमीटर, एक स्क्रू जैक है जिसकी पिच 1 सेंटीमीटर। देखिए हमने लिख लिया गिवन डाटा जो गिवन है कि पिच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हैंडल लेंथ 40 सेंटीमीटर, हैंडल की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो हैंडल का लेंथ का मतलब ये वाली लेंथ, यहां से लेकर ये वाली लेंथ है, दिस लेंथ इज L। तो L को हम यहाँ पर लेंथ को R कह रहे हैं, R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड, एक भार उठाने के लिए स्क्रू जैक प्रयोग किया जाता है। फाइंड, अब कह रहा है कि 40 किलो न्यूटन लोड उठाने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा। फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 40 किलो न्यूटन ऑफ लोड। फ्रिक्शन 0 है, तो फ्रिक्शन 0 होने का सीधा सा मतलब होता है कि इसकी दक्षता 100% है। वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर होंगे।
तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई है, R की वैल्यू आ गई है, W की वैल्यू 40 किलोन्यूटन भार को उठाना है। प्रयास पूछा गया है, वेलोसिटी रेशियो का पूरा फार्मूला आपके सामने है, 2 पाई r अपॉन p, 2 रखा, पाई रखा, r रखा और पिच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 251.2। जरा इसका वेलोसिटी रेशियो का मात्रक क्यों नहीं लिखा, जरा सोचिए। हियर ईटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रिक्शन इसकी नहीं है तो हम इसको आदर्श मान लेंगे और ऐसी स्थिति में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। सो W अपॉन P इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, तो P इज इक्वल टू W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। W की वैल्यू 40 किलो न्यूटन हमने यहाँ पे रख दिया, वेलोसिटी रेशियो 251.2 एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड इज 159.2। यानी इस सिंपल स्क्रू जैक से 40 किलो न्यूटन 40,000 किलोग्राम का लोड उठाने के लिए केवल आपको 159.2 किलो न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ेगा और आप आसानी से इस भार को स्क्रू जैक की हेल्प से उठा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस इन ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। हम देखते हैं अगला एक और वेट लिफ्टिंग मशीन है एंड दिस इज द वर्म एंड द वर्म व्हील। वर्म एंड वर्म व्हील। अब देखिए इसमें कैसे काम होता है। देखिए ये जो एक आपको स्क्रू दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं वर्म एंड दिस इज नोन एज वर्म, और ये आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें गियर के दांत बने हैं इसको कहते हैं वर्म व्हील। सो ये हो गया वर्म जिसपे स्क्रू जैसे बने हुए हैं और जिसपे गियर के दांत बने हैं इसको कहते हैं वर्म व्हील। ये स्क्रू के जो टीथ हैं और जो वर्म व्हील में जो गियर के दांत बने हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। होता क्या है, वर्म व्हील पर यहाँ पर एक ड्रम बना होता है, इस ड्रम के ऊपर एक हम भार को लटका देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने भार को लटका दिया। अब होगा ये जिस ड्रम पर ये भार लटका हुआ इसका रेडियस r है। ये जो वर्म व्हील है इसके पिच की वैल्यू स्मॉल p है और आपको बता दें जो इसका पिच होगा वही इस स्क्रू का भी पिच होगा। पिच किसे कहते हैं ये अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चूड़ीदार अवयव नट या बोल्ट एक चक्कर घुमाने पर जितना हमसे दूर जाता है उसको हम उसकी पिच कहते हैं। तो समान पिच ही आपस में संपर्क में हो सकते हैं, इसलिए वर्म और वर्म व्हील के दोनों के पिच एक समान होने चाहिए। इस वर्म को हमने बेरिंग पे सपोर्ट करके रखा हुआ है और ये रहा बच्चों हैंडल, ये रहा हमारे द्वारा लगाया जाने वाला प्रयास और ये रही हैंडल की वर्म की एक्सिस से दूरी। तो इस दूरी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला आपके सामने आने वाला है। वर्म एंड वर्म व्हील का वेलोसिटी रेशियो होता है आर टी अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, हैंडल की लेंथ, टी क्या है, वर्म व्हील पर बने दांतों की संख्या, कैपिटल टी, नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म व्हील, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस ड्रम जिस पर आपने रस्सी को लपेटा हुआ है। तो होगा ये कि अगर आप इसको हैंडल को घुमाएंगे तो एक चक्कर में आप कितना चलेंगे, एक चक्कर में आप चलेंगे 2 पाई r कितना चलेंगे, लेकिन उतने ही एक चक्कर में ये कितना चलेगा, उतना ही एक चक्कर वर्म चलेगा केवल पिच के बराबर, ये कितना घूमेगा केवल पिच के बराबर। तो उसके पिच का मतलब हो गया कि इसका पूरा एक चक्कर, अगर हम इसकी बात करें वर्म व्हील का तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा 2 पाई जो भी इसका r होगा, लेकिन उसको नंबर ऑफ टीथ से आप डिवाइड कर देंगे तो होगा ये, एंड दिस फार्मूला शैल रिड्यूस टू सिंपल फार्मूला कैपिटल R कैपिटल T अपॉन स्मॉल r, जहां पे कैपिटल R इस हैंडल की रेडियस है या हैंडल की लेंथ है, कैपिटल T इस पे बने दांतों की संख्या है और R ड्रम का रेडियस है। और आपको पता है कि अगर एफिशिएंसी की वैल्यू 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी सेम हो जाती है, दोनों को हमने यहाँ पर रख दिया। सो R लेंथ ऑफ द हैंडल, T नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ड्रम। वर्म और वर्म व्हील का ये रहा न्यूमेरिकल। इन ए सिंगल थ्रेड वर्म एंड द वर्म व्हील देयर आर 60 टीथ ऑन द वर्म व्हील।
तो वर्ब व्हील में बच्चों 60 दांत बने हुए हैं, तो टी का मान 60 है। लेंथ ऑफ द हैंडल व्हील इज 25 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गई। डायामीटर ऑफ द लोड ड्रम इज 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि उसने आपको इस ड्रम का डायामीटर आपको 25 दिया है, लेकिन हमें रेडियस इस्तेमाल करना है। इसका मतलब कि रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन। बहुत सिंपल, उसने आपसे वेलोसिटी रेशियो पूछ लिया है। वेलोसिटी रेशियो वर्ब व्हील का होता है आर टी अपॉन स्मॉल आर। तो कैपिटल आर 25, टी की वैल्यू कितने दांत है 60 अपॉन 12.5, एंड दिस इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द वर्ब एंड द वर्ब व्हील। बहुत आसानी से ये पूरा सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं भाग 3 सिंपल मशीन का, ये सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको फार्मूला पता है, आसानी से आप कैलकुलेशन करके इनका आंसर दे सकते हैं। व्हील एंड द एक्सल, व्हील एंड एक्सल। अब देखिए इसमें व्हील कहाँ है, तो ये रहा बड़ा वाला जो है आपको दिख रहा है जिसके ऊपर रस्सी लपेटी गई है, ये है व्हील और इसका डायमीटर है कैपिटल डी। एक्सल कहाँ है, ये जो आपको शाफ्ट अंदर दिखाई पड़ रही है, एंड दिस इज द एक्सल। इस एक्सल को हमने दोनों तरफ बेरिंग पे सपोर्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, इसमें दो रस्सियां होती हैं। एक रस्सी हम लपेटते हैं, ये वाली देखिए रस्सी हमने लपेटी हुई है, इस व्हील के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, और यहाँ पर इस रस्सी पर हम यहाँ पे लगा रहे हैं एफर्ट नीचे की ओर। दूसरी तरफ एक रस्सी हमने इस पे लपेटी हुई है और इस रस्सी पर हमने लोड लगाया है डब्ल्यू। खास बात यह है, और नोट करने वाली आप सभी ध्यान दीजिए, ये दोनों जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों के जो लपेटने की दिशा है दोनों की उल्टी है। यानी जब हम इसको अगर पीछे की तरफ देखें, ये वाली रस्सी पीछे की तरफ है, वहां से अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो तब ये वाली रस्सी ऊपर जाएगी और लोड हमारा ऊपर की ओर जाएगा। तो रस्सी को लपेटते समय आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर कि दोनों के जो लपेटने की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ बाउंडिंग ऑफ दिस रोप इज अपोजिट इन ईच, दोनों के केस में अपोजिट रहती है। और बहुत आसान सा फार्मूला है, मैं समझता हूँ इससे आसान फार्मूला आपको नहीं मिल सकता। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी इस व्हील का डायमीटर बड़े वाले का, स्मॉल डी इस एक्सल का डायमीटर, और ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। और एफिशिएंसी अगर इकाई है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी बड़ा डी अपॉन छोटा डी, where capital D is the diameter of the wheel and the small d is the diameter of the axle। और बच्चों ये रहा wheel and axle का न्यूमेरिकल। तो diameter of the wheel and the axle are 30 and 10। तो इसका मतलब कैपिटल D की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, स्मॉल d की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेलोसिटी रेशियो, तो उसने आपसे वेलोसिटी रेशियो पूछा है। इफ सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट 15 kg लोड by 8 kg effort, find the efficiency। अगर सिस्टम 15 kg का भार उठाने के लिए 8 किलोग्राम का प्रयास लगाता है तो तब उसकी दक्षता भी आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, हमने अभी पीछे पढ़ा था, देखिए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो बस उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। 30 अपॉन दिस 10 इज इक्वल टू दिस। So 3 is the velocity ratio, वेगानुपात का मान 3 आ गया। Efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio। Mechanical advantage W upon P, velocity ratio as it is। W 15 भार उठाना है, प्रयास लगाया आपने 8 न्यूटन, velocity ratio 3 आया, इन सबको कर दिया 0.625। और परसेंटेज में चूंकि हम लोग बताते हैं एफिशिएंसी को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so this will be 62.5% is the efficiency of wheel and axle। और यहाँ का हमारा आखिरी टॉपिक है सिंगल परचेज विंच और द क्रैन। तो ये भी एक तरह से वेट लिफ्टिंग मशीन है, और अगर ये एक क्रेन के साथ, ये पूरी मशीन जो आप देखिए पहले कैसे काम कर रही है, क्या है इसके अंदर जरा देखते हैं, तो आप देखिए कि इसमें एक एक्सल ये सी है पतला वाला, एक एक्सल ये है डी जिसका डायमीटर बड़ा है। लोड को आपने इस बड़े वाले एक्सल पर रस्सी की सहायता से बांधकर आपने लटका के रखा है। बड़े वाले का रेडियस है स्मॉल आर, छोटे वाले का रेडियस से कोई मतलब नहीं है।
हैंडल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, हैंडल पे आप प्रयास लगा रहे हैं P और हैंडल की लंबाई है स्मॉल l। इस एक्सल के साथ ये एक गियर अटैच्ड है जिसको हम पिनियन कह रहे हैं, गियर M। इसके दांतों की संख्या है T1। उसके बाद ये पिनियन जिस स्पर गियर के साथ अटैच्ड है इसके दांतों की संख्या है T2। इस गियर का नाम हमने रखा है N। अब बच्चों होगा क्या, आप इस हैंडल से जब इसको यहाँ पर घुमाएंगे तो ये पिनियन गियर घूमेगा, पिनियन गियर से शक्ति मिलेगी इस स्पर गियर को, ये घूमेगा, ये दोनों के दांते आपस में फंसे हुए, और जब ये घूमेगा इसके साथ ये एक्सल अटैच्ड है तब ये लोड उठना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द सिंगल परचेज विंच एयरक्राफ्ट। अब देखें इसको हम विंच कब कहते हैं, ये बात नोट कर लीजिए। अगर इसको हम किसी क्रेन के साथ अटैच करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम विंच कहते हैं, और अगर किसी ग्राउंड पर किसी जगह पर फिक्स करके हम इसका लोड का इस्तेमाल, लोड उठाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसको हम क्रैब कहते हैं। और सिंगल परचेज में जो सिंगल परचेज है, ये जो सिंगल परचेज, परचेज शब्द का मतलब क्या है, परचेज का मतलब यहाँ पर है मैकेनिकल एडवांटेज, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है स्मॉल एल T2। स्मॉल एल क्या है, हैंडल की लंबाई, T2 क्या है, इस वाले गियर के दांतों की संख्या, इस वाले गियर के दांतों की संख्या, बटे स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इस वाले ड्रम का रेडियस इनटू T1, और T1 क्या है, इस पिनियन के दांतों की संख्या। तो ये भी एक तरह से भार उठाने की मशीन है, और जैसे सिंगल परचेज होता है वैसे ही डबल परचेज भी होता है। और डबल परचेज और सिंगल परचेज में फर्क नोट करिए। इसमें बच्चों कितने एक्सेल हैं, एक्सेल नंबर 1, ये देखिए मैंने 1 लिखा, एक्सेल नंबर 2, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो 2 एक्सेल है। यहाँ पे देखिए ये पिनियन वाला गियर हो गया, बड़ा वाला गियर हो गया। जरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेल नंबर 1 हमने 1 लिखा, एक्सेल नंबर 2, और ये रहा एक्सेल नंबर 3। बच्चों यहाँ पे 3 एक्सेल है, इसलिए एक गियर ये बना M1, गियर M1 जिसके दांत T1 है, गियर N1 के साथ संपर्क में है जिसके दांत T2 हैं। जब ये घूमेगा तो इससे ड्राइव मिलेगी इस एक्सल को, और ये वाला गियर M2 घूमेगा जिसके दांतों की संख्या T3 है। जब ये घूमेगा तो इससे ड्राइव मिलेगी इस वाले गियर को जिसके दांतों की संख्या T4 है, और अंत में ये वाला एक्सल घूमेगा जिस पे आपने लोड को बांध रखा है। और रही बात आपका अपना प्रयास, वो तो यहाँ पे लग रहा है जिसके हैंडल का लेंथ है स्मॉल l, आप लगा रहे हैं यहाँ पर प्रयास भी। तो केवल इन दोनों में फर्क क्या है सिंगल और डबल में, यहाँ पर आपने एक अतिरिक्त एक्सल और एक अतिरिक्त गियर आपने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन इतना करने से इसका मैकेनिकल एडवांटेज पहले वाले के तुलना में बढ़ जाता है। सो इट हैज़ द हायर मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो। और वर्किंग प्रिंसिपल इन दोनों का सेम है, केवल एक एक्स्ट्रा गियर आपने सेट यहाँ पे लगा दिया और एक्सेल का आपने यूज किया। वेलोसिटी रेशियो स्मॉल एल क्या है, आपके हैंडल की लंबाई, T2 क्या है, इस वाले गियर की, ये जो गियर यहाँ पर है इसकी आपने दांतों की संख्या, T4 क्या है, इस अंतिम वाले गियर के दांतों की संख्या, स्मॉल आर क्या है, ये जो आपने यहाँ पे जिस पे आपने लोड को बांध रखा है उस वाले एक्सल का रेडियस, T1 क्या है, पहले वाला जो ये आपने गियर लगा रखा है इसके दांतों की संख्या, और T3 जो है इस वाले गियर के दांतों की संख्या है। और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द डबल परचेज विंच आर क्रैब। तो आप देख सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने जिन बातों को पढ़ा वो बातें हैं वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली सिस्टम, उसके बाद उसका वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए 2D/D-D, उस पर सवाल भी लगाया था। सिंपल स्क्रू जैक वेलोसिटी रेशियो 2πr/पिच, उसका भी न्यूमेरिकल लगाया। वर्म एंड वर्म व्हील RT/स्मॉल r, इस पे भी आपने न्यूमेरिकल लगाया। व्हील एंड एक्सल D/स्मॉल d, और इस पर भी आपने न्यूमेरिकल लगाया। उसके बाद सिंगल परचेज विंच क्रैब और डबल परचेज विंच क्रैब के आपने फार्मूले देखे। सो विद दिस
आपका एपिसोड नंबर 35 के साथ अप्लाइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पर समाप्त होता है। और अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगामी परीक्षाओं में आपको हेल्प करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को समझने में। जिन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आगे आपको परीक्षा में आसानी हो जाएगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।